नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं आज विशेष के इस अंक में। आज हम बात करेंगे इंडी अलायंस के बारे में। 2024 के लोकसभा के आम चुनावों के ठीक एक साल पहले ये बनना शुरू हुआ, इसकी बैठकें शुरू हुई। जो मेन इसके आर्किटेक्ट माने जाते हैं वो नीतीश कुमार माने जाते हैं। हालांकि जिस महत्वाकांक्षा के चलते जो है उन्होंने इंडी अलायंस का सपना देखा था, विचार किया था, रणनीति बनाई थी, उसमें उन्हीं को हाशिए पे ढकेल दिया गया और उसके बाद वो जो है दोबारा भाजपा के साथ आ गए, एनडीए में शामिल हो गए। कांग्रेस की इंडी गठबंधन बनने के बाद जो है कांग्रेस की इंडी गठबंधन में 99 सीट्स आ जाती हैं और बाकी सारी क्षेत्रीय दलों को अगर जो मिला दें तो वो भी करीब जो है 230-35 सीट्स लेकर के आ जाती हैं। जो भाजपा की अकेली इस बार के चुनावों में 240 सीट से कम ही होती हैं। ये सारा गठबंधन मिलाकर के अकेली इतनी सीट नहीं ले आ पाता जितनी भाजपा की आती। खैर, वो एक बात हो। बात यह है इंडी अलायंस वर्तमान में कहां पे है और आगे कहां तक जा सकता है। कैसे बना था ये तो मैंने बताया कि भाई एक साल पहले उसकी जो है उसने जन्म लिया, शैशव अवस्था में था और धीरे धीरे जो है 2024 के चुनाव आते आते जो है वो आधिकारिक रूप से वो अपना जो है ऐलान करते हैं और इसी बैनर के तले जो है जितने भी घटक दल हैं इंडी अलायंस के सारे साथ मिलके चुनाव में जाते हैं और जो है चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जिसकी 99 सीट्स हैं उसके नेता, भाई स्वाभाविक नेता कांग्रेस पार्टी के तो कोई ना कोई नेहरू खानदान से ही होगा, गांधी परिवार से ही होगा, तो वो राहुल गांधी ही हैं। उसमें कोई और विकल्प बचता नहीं है। अब राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस के सभी घटक दल हैं उसमें कितने स्वीकार्य हैं, बड़ी बात है। तो स्वीकार्य नहीं, लेकिन लोगों को लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी, घटक दलों को लगता है कांग्रेस पार्टी कमजोर या मजबूत है। हर क्षेत्र में, भारत के हर राज्य में उसकी उपस्थिति है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। सीट्स भी 99 आ गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चुनाव हुए हरियाणा में और जम्मू और कश्मीर में, बहुत बुरा प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का। फिर चुनाव हुए झारखंड में और महाराष्ट्र में, फिर बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। तो इंडी अलायंस के घटक दलों में जो उन्होंने दबा के रखी हुई थी, छुपा के रखी हुई थी अपनी महत्वाकांक्षा, अब उन्होंने उसको पंख देने, पर देने शुरू कर दिए। अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, उसके नेता कह रहे हैं कि इंडी अलायंस का कोई नेता हो सकता है, इसको कोई लीड कर सकता है, तो वो ममता बनर्जी जी हैं। भाई ममता बनर्जी जी के बारे में बात कर लेते हैं। लगातार 3 बार से वो वेस्ट बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतती आ रही, दावा मजबूत है। लेकिन दावा नेशनल लेवल पे जो अलायंस है, दावा तब मजबूत होता है जब नेशनल लेवल पे भी उनकी स्वीकार्यता हो। क्या है? 3 बार लगातार जीतने के बाद, 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद, वेस्ट बंगाल के अलावा ममता बनर्जी कहीं कुछ और कर सकी हैं किसी राज्य में? नहीं। अ बिग नो। तो वही ममता बनर्जी कैसे स्वीकार्य होंगी सभी को? और ये तो इस तरीके के जितने भी जो है अलायंस बनते हैं
इसमें जितने दल सम्मिलित होते हैं सभी दलों के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में ही देखते हैं। तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अलावा तो कहीं स्वीकार्य नहीं है। भाई वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी चलता है, टोला मोहल्ला और जितनी ग्रुपिंग्स हैं, और जिस तरीके का ये है कि वोटरों पे पूरी तरीके से दबाव होता है, उन पे डर कायम किया जाता है उनके मनों में कि वोट सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को दे सकते, वरना उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ेगी। सरकारी योजनाओं की हानि, जान और माल की हानि। क्योंकि आज जब हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं अपनी आजादी के, और एक राज्य जहां पे राजनैतिक हिंसा होती है वो वेस्ट बंगाल है, तो वो कैसे चुनाव जीतती हैं? तो ये तो सबको पता है, ये तो इस देश को और इस देश के हर राज्य के हर नागरिक को पता है। तो ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल के अलावा किसी और राज्य में उनका कुछ प्रभाव, कुछ दखल हो सकता है, ये तो बिल्कुल मानने योग्य बात है ही नहीं। भाई ममता बनर्जी क्या करती? वो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सबके सामने डट के खड़ी हो जाती हैं कि वो कुछ भी करें उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। उनका पुलिस अधिकारी गलत करता है, उसकी यदि जांच पड़ताल होती है, उससे पूछताछ होती है, तो ममता बनर्जी अपने अधिकारी को साथ में लेकर, मुझे नहीं लगता आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ कि कोई जो है वो मुख्यमंत्री अपने अधिकारी के लिए उसके साथ धरने पे बैठ जाए। तो ममता बनर्जी बंगाल जिता सकती हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है ना। राजनीतिक विकल्प तो है वहां पे, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो बहुत तेजी से पिछले 2 इलेक्शंस में बहुत जो है एक सबसे मजबूत विकल्प उभर के आई है। लेकिन वहां पे इस तरीके के इलेक्शंस तो हो कि जनता अपने मन से अपना मत डाल सके। तो ऐसा तो दिखता नहीं है। अब दूसरा दावेदार जो है वो मैं अरविंद केजरीवाल को मानता हूं, कहने का मतलब जिसने अंदर इच्छा दबा रखी। भाई जो व्यक्ति 49 डेज में चीफ मिनिस्टरशिप से, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, वो सिर्फ इसलिए इस्तीफा देके चला जाता है कि मेरी फिजा बनी हुई है और अब तो मैं मोदी को हरा दूंगा, और मोदी के अगेंस्ट बनारस से लड़ जाते हैं। अब पूरे राष्ट्र में किसी भी राज्य में उनकी एक भी लोकसभा की सीट नहीं आती है, सिर्फ पंजाब में 3-4 सीट्स आती हैं, और वो भी पंजाब में वो जो कैंडिडेट्स थे उनके दम पे आती, बाकी किसी राज्य में एक भी सीट नहीं आती। लेकिन बड़ी प्रबल इच्छा है केजरीवाल के मन में, सदा से रही है। भाई वो अपनी किसी भी पद से सेटिस्फाई नहीं हुआ, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहा, कभी सेटिस्फाई नहीं था। फिर उसने एनजीओ चलाए ढेर सारे, उससे भी सेटिस्फाई नहीं था। फिर वो जो है अन्ना आंदोलन के साथ आया, उससे भी सेटिस्फाई। फिर वो अपनी पार्टी बनाई, अप्रत्याशित जो है जीत भी मिली। कुछ इस तरीके इतने ज्यादा लोग जुड़ गए पार्टी के साथ, इतने सच्चे और अच्छे लोग भी जुड़े। हालांकि मैं ये मानता हूं, मैंने ये देखा दिल्ली में जितने भी गैर ईमानदार लोग थे और जितने बहुत महत्वाकांक्षी थे और किसी भी तरीके से ज्यादा जो है हड़प लेना चाहते थे, लूट लेना चाहते थे, उस सारे के सारे उसमें चले गए। लेकिन वो तो एक तथ्य है, ये भी तथ्य है कि जब आप पार्टी अस्तित्व में आई तो देश भर के बड़े अच्छे लोग भी उसके साथ जुड़े। हाँ, क्योंकि
वो उनका भ्रम था कि आम आदमी पार्टी ऐसी है, और शीघ्र ही भ्रम के बादल छट गए और एक एक करके सभी जो है वो उन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी से अलग कर लिया। खैर, हम बात कर रहे हैं केजरीवाल की इच्छा की, तो लेकिन केजरीवाल अभी बोल नहीं पा रहे हैं। जिस दिन जरा सा मौका मिलेगा सबसे टॉप पे केजरीवाल होंगे बोलने में। अब राहुल गांधी की स्वीकार्यता तो बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई उनको सीरियसली लेता है। लालू यादव जो कल तक उनको जो है खाना बनाना सिखा रहे थे, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, लालू से तो बेहतर ममता ही है और ममता ही होनी चाहिए नेता इंडिया अलायंस की। ये वही लालू यादव हैं जिनको चुनावी राजनीति से राहुल गांधी की वजह से बाहर जाना पड़ा। यही राहुल गांधी है जो संविधान और लोकतंत्र कहते हैं। संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं है भारत में, किसी लोकतंत्र में संसद से बड़ी चीज कोई नहीं है, वहां कानून पास होता है। और राहुल गांधी उसको फाड़ देते हैं पूरी मीडिया के सामने। यानी संसद, यानी जो पूरे देश का आईना है, पूरे देश का पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ है, सब कुछ है, नीति निर्माता है, उसके निर्णय को वो फाड़ देते हैं। इससे बड़ा संविधान का अपमान क्या हो सकता है। खैर, इस वजह से राहुल जो है लालू यादव कभी चुनाव नहीं लड़ सकते उसके बाद से। तो लालू यादव इनके साथ रहे, तब उनको लग रहा था कि शायद राजनीतिक लाभ मिले, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि राजनीतिक लाभ तो नहीं मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो ऐसे विकल्प तलाशते हैं। क्या वजह क्या है, लालू यादव क्यों अलग हुए? भाई, जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस कुछ ना कर सकी, हरियाणा के चुनाव में कुछ नहीं कर सकी, महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ नहीं कर सकी, झारखंड के चुनाव में कुछ ना कर सकी। झारखंड के चुनाव में उनके गठबंधन की सरकार बनी, और झारखंड में जो सीट्स आई कांग्रेस की कुछ एक, तो वो तो जेएमएम की वजह से आई ना, हेमंत सोरेन की वजह से आई, कल्पना सोरेन की वजह से। उसमें राहुल गांधी का क्या योगदान है? जितनी सीट्स इनको लड़ने के लिए दी गई, और जो है सोरेन साहब ने अपने पक्ष में जो है चुनाव के अंतिम चरणों में, अंतिम दिनों में बड़ा अच्छा माहौल बनाया, रहने, खाने, बात करने, गेटअप, सारा उन्होंने तौर तरीका आदिवासी अपना लिया, उन्होंने और उनकी पत्नी ने। और ये बात क्लिक कर गई जनता के साथ, और वो जीत गए। अब बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। लालू यादव को पता है कि राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा सीट्स मांगेंगे, और उनकी मेहनत से कुछ होने वाला नहीं, किसी राज्य में नहीं होता। उस राज्य का ही जो क्षेत्रीय दल है वो अपनी मेहनत से करिश्मा कर जाए तो कर जाए, और उसी के चलते कांग्रेस की भी कुछ सीट्स आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन सीट्स ज्यादा मांगेंगे ये। तो इसलिए एक दबाव भी है, और इनको हैसियत दिखाने की भी बात है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को। तो एक ये बात हो गई। तो इंडिया अलायंस, अच्छा हम बात करते हैं, हमारे देश में इससे पहले भी अलायंसेस रही हैं। ऐसा नहीं कि इससे पहले अलायंसेस नहीं थी। पहली नेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं, पहली अलायंस एग्जिस्टेंस में आई, हम 1977 की जनता पार्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि अधिकांशतः दलों ने उस पार्टी में विलय कर लिया था। जेपी नारायण साहब का इतना जो है प्रभाव था, इतना सम्मान था, वो एक दूसरी चीज है। जो घटक दल अपने बैनर के तले, अपने नाम के तले, अपने नाम को ना छोड़ते हुए, और वो एक अलायंस, एक गठबंधन फॉर्म करते हैं, तो पहली जो थी उसको कहते हैं नेशनल फ्रंट। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1989,
एंड एंडेड इन 1990। तो 2 साल में 2 प्रधानमंत्री दिए नेशनल अलायंस ने, वीपी सिंह को और चंद्रशेखर को। उसके बाद फिर 5-6 साल के बाद एक दूसरा नेशनल लेवल पे अलायंस आया जिसे कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट। इसने भी 2-2.5 साल में 2 प्रधानमंत्री दिए, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, जनता दल से दोनों थे। इसके बाद तीसरा अलायंस आता है यूपीए का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 में कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है। किसी को आशा नहीं थी, आती है, लेकिन सरकार बनाती है, अलायंस होता है, अलायंस का यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस एग्जिस्टेंस में आता है। और इंडिया अलायंस बनने से ठीक पहले वो भी दम तोड़ देता है। तो जो नया अलायंस है वो इंडिया अलायंस है। अच्छा, ये जो अलायंसेस बनते हैं इनके घटक दल हैं, तो इसमें सभी की इच्छा होती है कि वो प्रधानमंत्री बने। सारे दिन रात ही सपने देखते हैं, यही चाह रहती, यही महत्वाकांक्षा रहती, भाई प्रधानमंत्री तो कोई केवल एक ही बनेगा। अब सबको बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चाहिए, चाहे वैसी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ना हो, किसी लेवल की उस मंत्रालय की समझ ना हो, और रणनीति और अपने जो है मंत्रालय, अपने विभाग को आसमान पे पहुंचा देना, ऐसी सोच, ऐसे सपने, ये तो मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये चाहते क्या है उस मंत्रालय में? खुली छूट। प्रधानमंत्री भी बोल नहीं सकता है ऐसा करो और ऐसा ना करो। उस मंत्रालय की सर्वे सर्वा होती है। यही वजह है कि जब यूपीए गवर्नमेंट आई तो कोल घोटाला हुआ, टेलीकॉम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ, इतने घोटाले, लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री इनको रोक टोक नहीं सकते। इसी बेसिस पे तो ये उसके जो है अलायंस के पार्टनर बनते हैं। तो इनका क्या भविष्य होता है वो हमने देखा। मैंने बताया नेशनल लेवल पे 3 बार प्रयोग हम देख चुके हैं, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट और यूपीए, तीनों ने दम तोड़ दिया। एक और फ्रंट बना था 1998 में, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बीजेपी लीड कर रही थी। और उस समय बीजेपी के जो बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और वेंकैया नायडू जी थे। वो आज तक चला आ रहा है, 98 से लेकर के आज तक। तो ये चीजें करीब 25-26 साल हो चुके हैं उसको। और सफलतापूर्वक, जब वाजपेयी जी थे तब भी उसने 6 साल और कुछ महीने की सरकार चलाई, और अभी हम देख रहे हैं 10 साल से ऊपर की सरकार चल रही है। 2 बार प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत के साथ जो है सत्ता में आते हैं, 272 प्लस लेके आते हैं। लेकिन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी घटक दलों को साथ में रखते हैं और समुचित सम्मान देते हैं, समुचित सम्मान के साथ रखते हैं। यदि किसी को लगा कोई अति महत्वाकांक्षा के चलते वो दूर उसने होने की कोशिश की, चाहे वो पंजाब में अकाली दल हो, इस वजह से उनका अस्तित्व मिटने की कगार पे आ गया, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, उसका अस्तित्व मिटने पे आ गया। तो ये चीज है, अगर जो कोई खुद ही दूर हुआ तो उसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपना राजनैतिक जीवन जो है उसने अंधकार में ढकेल दिया। बाकी भाजपा या भाजपा किसी को एनडीए से अलग सबका साथ लेकर के चलती है, सबको साथ लेकर के चलती है, सबको उचित सम्मान देती है। यही वजह है नीतीश
अपने गुमान के चलते या गुरूर के चलते? गुमान भी हो सकता है, यानी भ्रम या कुछ सोच ऐसी अपने आप में जो सच है या झूठ है उनको खुद नहीं पता, लेकिन सोच लिया तो सोच लिया, या घमंड। दो दो बार एनडीए से अलग हुए और फिर एनडीए में आ गए। अब वो प्रधानमंत्री के पैर भी छू गए। अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात इसलिए है कि आपने देखा कि मोदी ने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया और आप बार बार गए, लेकिन कभी भी आप वापस आए तो आपके कद को छोटा नहीं होने दिया, आपको मुख्यमंत्री का पद ही दिया। चंद्रबाबू नायडू 2019 के इलेक्शंस में सारे राज्यों में घूम घूम करके सारे क्षेत्रीय दलों को जो है एकजुट करने के का प्रयास कर रहे थे कि एक नेशनल लेवल पे अलायंस बनाया जाए। सफल नहीं रहे वो। राज्य की सत्ता भी बहुत बुरी तरीके से वो गंवा बैठे थे। इस बार वो भी जो है एनडीए का ही हिस्सा है। और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, जब 6 साल तक सफलतापूर्वक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली थी बीजेपी की केंद्र में, तो उस समय जो एनडीए था उसके कन्वीनर यही चंद्रबाबू नायडू थे। तो गठबंधन बनाना और गठबंधन चलाना और गठबंधन को एक सर्व स्वीकार्य नेता मिलना, वो नेता जिसके पास राष्ट्र को लेकर के एक विजन है, एक दृष्टि है, एक सोच है, एक विकास का रोड मैप है, तो गठबंधन दलों को वो स्वीकार्य होता है। क्या एनडीए में कभी आवाज उठी कि नेता की दावेदारी या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो है बीजेपी के अलावा किसी दूसरे घटक दल को में से किसी की होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जो नेता है वो सर्वमान्य है, उसका कद इतना बड़ा है, उसने वो कद सिद्धि से प्राप्त किया, अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, जो कि बाकी अलायंसेस में जो बने और फिर बिखर गए, समाप्त हो गए, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट और यूपीए, और अब इंडी अलायंस की बारी है, उनमें ये नहीं दिखता है। तो राहुल गांधी की स्वीकार्यता तो वैसे भी नहीं है पार्टी में। बस उनकी पार्टी के, कांग्रेस की पार्टी के लोगों को पता है कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, तो कैसे भी करके वो अपनी सोच उस तरीके से अपनी सोच को अलाइन कर लेते हैं गांधी परिवार के साथ कि इन्हीं को हमें सर्वे सर्वा मान के चलना है। लेकिन जनता ऐसा नहीं मानती है, और जो अलायंस बनता है जिसकी पार्ट होती है कांग्रेस, उसके घटक दल भी इस चीज को स्वीकार्य नहीं करते हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या सोच है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत से ग्रुप डिस्कशंस कराए मैंने, सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स के, और बहुत दिनों से मैं हूं, स्पीकर हूं, बोलता हूं, देश और दुनिया के विभिन्न विषयों पे बोलता हूं, लेकिन YouTube पे आज मुझे 7 दिन हुए, 1 हफ्ता 8 दिन। तो ये मेरी नई यात्रा है, इसमें आप सभी लोगों का सहयोग वांछित है। उसका मैं स्वागत करता हूं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।